जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में। ठीक है, तो पोर्ट लुई कहाँ पड़ता है? मॉरिशस में। ठीक है, तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि तीसरा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, तो तीसरा वाला जो हुआ था ना, ये नई दिल्ली में हुआ था, यानी अपने भारत में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली यानी भारत में। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि पांचवा जो है, ठीक है, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। राइट। उसके बाद अगर पूछे छठवां, तो छठवां वाला कहाँ तो हुआ? छठवां जो है ये हुआ था लंदन में। लंदन बोले तो ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन। हमने क्या बताया कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई यानी मॉरिशस में। तीसरा कहाँ हुआ था? नई दिल्ली यानी भारत में। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन में। और छठवां जो है ना विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था लंदन यानी ब्रिटेन में हुआ था। राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको साथियों व्यास सम्मान मिला था। कौन सा? व्यास सम्मान। ठीक है, तो ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास सम्मान मिला था। ठीक है। अच्छा, मिला कब था? तो इनको जो व्यास सम्मान मिला था ना, ये मिला था 2017 में। ठीक है, कब? 2017 में ना। तो ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए 2017 में कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? ठीक है, तो ये अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी है, यानी अब्राहम ग्रियर्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है हिंदी के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? बताइए, तो कौन सा है? वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य पूछे आपसे, तो आपका है प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास। ठीक है, ये कौन सा है? तो यह है साथियों खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य। ठीक। अच्छा, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछे, ठीक है, तो वो कौन सी है? वो है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या बताया? पृथ्वीराज रासो। और हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो बता दिया आपको। और खड़ी बोली गद्य का अगर प्रथम महाकाव्य का है तो प्रिय प्रवास है। और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है। राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा अखिलेश द्वारा प्रकाशित, ठीक है, अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है? बताइए, अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है? तद्भव। ठीक है, कौन सी है? तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो तद्भव है ना, यह एक मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी, जो कि लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि अखिलेश ने, ठीक है, या अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? तद्भव थी। ठीक है, कौन सी थी? तद्भव थी। अच्छा, यह कैसी पत्रिका थी? तो यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, जो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो जो लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है? बताइए, कला और बूढ़ा चांद किसकी है? तो यह पंत की है। किसकी? पंत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत की, मतलब किसकी? सुमित्रानंद पंत की। तो अगर हम बात करें कि सुमित्रानंद पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए, एक आपकी है इसमें, एक है आपकी चिदम्बरा। ठीक है, एक है आपकी चिदम्बरा। ठीक, चिदम्बरा हो गई। उसके बाद एक है पल्लव। चिदम्बरा के बाद है पल्लव। फिर युगवाणी, युगवाणी। ठीक है, युगवाणी। उसके बाद आपका है युगांत। ठीक है, या युगांत के बाद एक है आपका गुंजन। ठीक है, गुंजन। हमने क्या बताया आपको कि कला और बूढ़ा चांद किस, मतलब किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी की है। अच्छा, इनकी कौन कौन सी और रचना है सुमित्रानंद पंत जी की? देखिए, चिदम्बरा है, पल्लव है, युगवाणी है, युगांत है और गुंजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है। विजातीय स्वर बता दीजिए। तो विजातीय स्वर कौन से इसमें नहीं है साथियों? तो देखिए, जो यहाँ पे ए है ना, जी, अब पूछा क्या आपसे? नहीं है। ठीक है, ए होगा
ये पूछा है आपसे विजाति, ठीक है, तो विजाति होगा आपका इसमें विजाति है, तो विजाति हो जाएगा ऊ, ठीक है। अब पूछा क्या नहीं है, ठीक है, तो विजाति ऊ नहीं है। विजाति मतलब जो अलग अलग जात से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और सजाति जो एक ही जात के होते हैं। जैसे हम बात करें आपको, एक होता है सजाति और एक होता है विजाति, ठीक है। एक होता है सजाति, सजाति स्वर जो अपने ही जात से निर्मित होते हैं, और एक होता है विजाति, विजाति जो, ठीक है, अलग अलग मतलब अलग जात से निर्मित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊ की, तो अच्छा ऊ जो है विजाति स्वर क्यों नहीं, मतलब वो जाति क्या, ऊ क्या है, स्वजाति है, ठीक है, लेकिन विजाति कौन से हो गए, जैसे आपका ए है, ठीक है, ए क्या है, विजाति स्वर है। कैसे, देखिए जो ए बनता है ना वो ओ अरे अ प्लस, ठीक है, छोटी, इसके निर्माण से हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है, राइट। देखिए यहाँ अलग जात है, ये अलग जाति का है, तो दो अलग जाति के हैं ना, जब दो अलग जाति के स्वर मिलते हैं तो वहाँ पे विजाति स्वर का निर्माण हो जाता है, ठीक। अच्छा अगर पूछ दे आपसे, ठीक है, पूछ दे आपसे कि ऐ, ठीक है, ये ए है, अब ए की बात ऐ जो है, ऐ किसके निर्माण से बनता है, तो ये अ प्लस ए के निर्माण से, ठीक है, तो ऐ किससे बनेगा, अ प्लस ए के निर्माण से, ठीक है। आगे हम बात करें ओ की, तो ओ बनता है साथियों अ प्लस छोटा ऊ के निर्माण से, ठीक है, इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है, अ और छोटा ऊ मिलेंगे तो वहाँ पे ओ बन जाता है। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि औ, ठीक है, औ ये किससे बनता है, तो ये बनता है अ, ठीक है, अ प्लस ओ के निर्माण से, ठीक है, अ प्लस ओ के निर्माण से अ बन जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा था आपसे कि विजातीय स्वर नहीं है, तो ऊ क्या है, छोटा ऊ जो है ये विजातीय स्वर नहीं है। बाकी हमने आपको बता ही दिया, ये सब क्या है, अलग अलग जात से मिलकर बने हुए थे, ये हमारे विजातीय स्वर है, ठीक है, और ऊ क्या है, सजातीय स्वर है, ठीक है। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भूकंप शब्द में संज्ञा का भेद है, बताइए भूकंप में कौन सी संज्ञा है, तो भूकंप में साथियों जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, जातिवाचक। हमने बताया था जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो किस में जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में जाती है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं किस में होती हैं, जातिवाचक। जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा की बात करें, जैसे आपका लू, ठीक है, लू है, ठीक, आंधी है, ये भी तो प्राकृतिक आपदा है ना, वर्षा है, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। तो ये सब किस में जाएंगे, सदा जातिवाचक में जाएंगे, ठीक है। तो भूकंप कैसी है, जातिवाचक है। लू कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है। आंधी, वर्षा, ये सब कैसी, जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जब संज्ञा पढ़ाए तो बताए थे ना कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वे सब के सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती हैं, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वनामों की कुल संख्या होती है। अब बता दीजिए सर्वनामों की कुल संख्या पूछा है आपसे कितनी होती है, तो सर्वनामों की कुल संख्या साथियों 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। तो सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के अगर आपसे भेद पूछ दे तो 6 होते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, जब सर्वनाम आपको पढ़ाया तो हम बताया था ना, देखिए सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक है। अच्छा वो 11 होती कौन कौन सी, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए एक होता है मैं, ठीक, मैं के बाद तू के बाद आप, ठीक, आप के बाद जो, ये संबंधवाचक है ना, जो के बाद सो, ठीक है, फिर उसके बाद यह के बाद है आपका वह, ठीक, वह के बाद क्या, ये प्रश्नवाचक आ गए सब, क्या के बाद कौन, ठीक है, कौन के बाद कुछ, कौन के बाद कोई, और कोई के बाद कुछ, ठीक है। तो देखिए कितने हुए, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन सी, मैं तू आप, जो सो, यह वह, क्या कौन कोई कुछ, ठीक, मैं तू आप, जो सो, यह वह, ठीक है, क्या कौन कोई कुछ, ये क्या है, 11 इनकी संख्या होती है। अच्छा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ट्रिक हमने क्या बताई थी आपको, अनाप शनाप, ठीक है, अनाप शनाप, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है सर्वनाम की। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यह रास्ता, ठीक है, यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। अब बताइए टेढ़ा मेढ़ा जो है ना, रेखांकित शब्द में विशेषण है, बताइए कौन सा विशेषण है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्या प्रदर्शित करता है, गुण को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, कैसा है, गुणवाचक, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, कह रहा है उथला शब्द का विलोम बता दीजिए। उथला का क्या होता है, उथला का होता है गहरा, क्या होता है, गहरा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो उथला का विलोम गहरा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 रिजु का वक्र बता दीजिए। तो रिजु का क्या होता है, रिजु का वक्र होता है, क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है। अच्छा देखिए रंगीन भी दिया है ना, तो रंगीन का अगर विलोम पूछ दे तो क्या होता है, रंगीन, और एक होता है रंगहीन, तो रंगीन का क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे।
कह रहा धूसर शब्द का पर्याय है, बताइए धूसर शब्द का पर्याय किससे है? तो गर्दभ यानी गधे से है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो दूसरा का पर्याय क्या है? गधा है, ठीक है। आइए हम गधे कुछ पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक होता है रासव, ठीक है, क्या होता है? रासव। इसके बाद होता है वैशाख नंदन, बहुत बार पूछा गया ये तो, वैशाख नंदन, ठीक है। फिर उसके बाद खर, ठीक है, उसके बाद गधा, ठीक है, और उसके बाद है एक बेसर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या पूछा? धूसर का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए, तो गर्दभ यानी गधा होगा। और गधे के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो एक होता है राशव, वैशाख नंदन, खर, गधा और बेसर, ये सब किसके हैं? ये सब गधे के पर्यायवाची शब्द हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा वाहस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, ठीक है। वाहस जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो इसको बताना है। तो किसका है? अजगर का है, किसका? अजगर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि अंधकार, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंधकार दिया है ना, अंधकार, तो अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो अंधकार का होता है अंधेरा, क्या होता है? अंधेरा। उसके बाद होता है तिमिर, ठीक है, तिमिर। तिमिर के बाद होता है तमस, ठीक है, तमस। उसके बाद एक होता है तम, ये सब किसके होते हैं? ये सब अंधेरा के होते हैं, ठीक है, यानी अंधकार के होते हैं। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या हुआ? अंधेरा, तिमिर, तमस और तम, ठीक। अरण्य, ठीक है। अच्छा अरण्य का आपसे पूछ दे, अरण्य मतलब क्या? जंगल होता है, ठीक है। अरण्य का पूछे आपसे तो एक तो जंगल होता है, हमने आपको बता ही दिया, ठीक है, जंगल। जंगल के बाद होता है विपिन, ये बहुत बार पूछा गया है। विपिन के बाद एक होता है कानन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कानन। और उसके बाद एक होता है विटप, क्या होता है? विटप, ठीक। ये सब किसके हैं? ये सब जंगल के हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि अरण्य यानी जंगल के पर्यायवाची विपिन, कानन, विटप, ठीक है। और अंधकार का हमने क्या आपको बताया था? अंधेरा, तिमिर और तम, और उसके बाद बताया था तमस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि वाहस जो है, ठीक है, वाहस किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका था? अजगर का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग। अच्छा स्त्रीलिंग पढ़ाया था हमने, बताया था, सॉरी मतलब लिंग पढ़ाया था हमने, बताया था आपको कि देखिए एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। अच्छा इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो शब्द के पीछे क्या करते हैं हम? अच्छा या अच्छी लगा लेते हैं, ठीक है, या शब्द के आगे भी लगा लीजिए, जैसे सेब कैसा है? अच्छा है, ठीक है। सेब थोड़ी ना कहते कि अच्छी है, सेब क्या है? अच्छा। जब अच्छा बता रहा तो मतलब यहाँ पुल्लिंग है, और अच्छी से जहाँ बोध होगा वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है पूछा है आपसे। तो हम बात करते हैं, देखिए फुटपाथ चौड़ा है या फुटपाथ अच्छा है, ठीक है, तो पुलिंग हुआ यहाँ पे। स्कूल अच्छा है, ये भी हो गया। स्टोव अच्छा है। केतली, अब केतली को थोड़ी ना कहेंगे केतली अच्छा है, क्या कहते हैं? केतली अच्छी है, ठीक है। तो केतली हमारी क्या हो गई यहाँ पे? ये हमारी स्त्रीलिंग हो गई, और आपसे स्त्रीलिंग ही पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पति शब्द, ठीक है, पति शब्द का, कह रहा है पति शब्द का अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति बहुवचन होगा, बताइए क्या होगा? तो पति का क्या होता है साथियों? पति का पति ही होता है, ठीक है, क्या है? पति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई, रेखांकित शब्द में वचन बताइए, यानी जनता में आपसे वचन पूछा है, ठीक है। इसमें वचन कौन सा है? तो देखिए कुछ साथियों ऐसे शब्द होते हैं जो सदा मतलब एक वचन होते हैं, ठीक है। तो जनता कैसा आपका है? ये एक वचन शब्द है, ठीक है, कैसा है? एक वचन शब्द है, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं कि देखिए कुछ वचन, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे सोना, ठीक, सोना। सोना के बाद क्षमा, ठीक, क्षमा के बाद अगर हम बात करें क्रोध, ठीक, क्रोध। अब क्रोध के बाद आता है सहायता, ठीक, सहायता। सहायता के बाद, सहायता के बाद आ गया दूध, इत्यादि बहुत सारे आगे भी शब्द हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है साथियों ये सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो सदा एक वचन में हमने क्या बताया? सोना, क्षमा, क्रोध, सहायता, दूध, ठीक है, ये सब क्या है? ये सदा एक वचन वाले शब्द हैं, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मीनू सांप से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब डरने का भाव किसमें प्रकट होता है? जब हमने आपको कारक पढ़ाया, ठीक है, हमने बताया था जो कारक है, ठीक है, उसको हम परसर के नाम से भी जानते हैं। जब कारक पढ़ा तो हमने बताया था आपको, ठीक है, इस चीज़ को लेके। तो मीनू सांप से डरती है, इस वाक्य में कौन सा है? बताइए, करण है, संबंध है, संप्रदान है, या अपादान कारक है, ठीक है। तो जहाँ पे साथियों डरने की भावना होती है ना, वहाँ पे अपादान कारक होता है। कौन सा होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। तो हमने क्या बताया, चूंकि बच्चे, एक मिनट, अपादान कारक, ठीक है। हाँ तो हमने क्या बताया आपको कि जो डरने का जो भाव होता है ना, ठीक है, डरने, तो डरने का भाव किस में होता है?
अपदान कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इन्होंने बताया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, ठीक है, और अलगाव की भावना भी इसमें होती है, ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अपदान कारक है, ठीक। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? किससे जाते हैं बच्चे? बस से जाते हैं। अब साथी जहाँ पे साधन का बोध होता है वहाँ पे करण कारक होता है, ठीक है, क्या होता है, करण कारक होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका करण कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए करण कारक में हमने क्या बताया था कि करण कारक में साथी साधन का बोध होता है, ठीक है, साधन, तो बस क्या है, एक साधन है ना, ठीक है, बस क्या है, साधन एक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मत छेड़ो, ठीक है, आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है, मतलब जहाँ आप है ना, आप बताइए कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक। अभी हमने सर्वनाम के बारे में बताया था, सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक है, उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि संबंधवाचक शब्द ये है, इसके बाद प्रश्नवाचक ये है, ठीक है, उसमें निजवाचक होता है, ठीक है। अब जब ये पूछा आपसे कि छेड़ो मत आप ही चला जाएगा, तो जो कार्य हम स्वयं कर लें, खुद कर लें, अपने से कर लें, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाते हैं, किसमें, निजवाचक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है उसने नया साल खरीदा, ठीक है, उसने नया साल खरीदा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताइए। संख्यावाचक है भाई, संख्यावाचक मतलब संख्या का बोध होता है, यहाँ पे कोई संख्या तो दी नहीं है, तो संख्यावाचक ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, संकेतवाचक है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कौन सा है यहाँ पे, गुणवाचक है, ठीक है, ऐसा गुणवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, उसने नया साल खरीदा है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब नया जो है ना यहाँ पे नया, ठीक है, तो नया क्या है, गुण को प्रदर्शित करता है ना, नया पुराना ये सब एक गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की मूल स्वरों की संख्या होती है, अब बताइए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मूल स्वर को साथियों हम हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसमें जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये अच्छे 4 कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, पहले अ होता है, छोटी ई होता है, फिर छोटा ऊ होता है, और एक ऋषि होता है, ठीक है, तो ये हमारे क्या यही मूल स्वर है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है, नहीं छोटे स्वर जो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, बता दिए। अंत है, समय है, पीड़ा है, ठीक है, अंत है, पीड़ा है, मृत्यु है, या समय है। जब हमने आपको काल पढ़ाया तो बताया था, सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि काल का अर्थ क्या होता है, तो काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय, ठीक है। और हमने बताया था आपको, ठीक है, तो काल जो है 3 प्रकार का है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने 5 भेद होते हैं, ठीक है, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, इसे हमने आपको पढ़ा चुके हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, ये देखिए अलंकार के क्वेश्चन है, कह रहा उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं, जो उपमा अलंकार होता है इसके कितने अवयव होते हैं, तो आपको अलंकार पढ़ा तो हमने ये भी बताया था कि इसके कितने अवयव होते हैं, तो साथ ही इसके कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं, कितने 4 अवयव होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा आपसे ये भी पूछेगा कि अब 4 अवयव होते कौन कौन से हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका होता है, ठीक है, पहला आपका कौन सा होता है, पहला होता है आपका उपमेय, ठीक है, एक होता है उपमेय, उसके बाद दूसरा होता है उपमान, उपमेय, उपमान, ठीक, और तीसरा कौन सा होता है, साधारण धर्म, ठीक है, साधारण धर्म, ठीक, और चौथा कौन सा होता है, चौथा है वो आपका वाचक शब्द होता है, ठीक है, जैसे सा से सरिस ये सब क्या है, वाचक शब्द हैं, ठीक है, जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार है, और वाचक शब्द देख लीजिए उसमें सात से सरिस आया ना, और साधारण धर्म जो दोनों में मतलब उपमेय और उपमान में दोनों में क्या आता है, समान गुण करता है, उससे हम साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या था कि उपमा अलंकार में कितने अवयव होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बता दीजिए, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, कौन सा शब्द सही है, तो दुर्विसंधि होता है, क्या होता है, दुर्विसंधि होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, कह रहा मैंने अपने पत्र के नाम, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि मैंने अपने पुत्र के नाम, ठीक है, मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए खाली स्थान जमा खाता खुलवाया है। अब बताइए कौन सा, अनुवर्ती खाता, आवर्ती, समवर्ती, या प्रत्यावर्ती, ठीक है, तो आवर्ती होगा, ठीक है, कौन सा होगा, आवर्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो आवर्ती जमा खाता बैंक खाते के प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो आवर्ती कैसा होता है, ये जमा खाता है, ठीक है। तो आवर्ती जमा खाता खुलवाया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे, कह रहा निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, बताइए कौन सा अल्प विराम चिन्ह है इसमें, ठीक है। अल्प विराम पूछा है आपसे, तो अल्प विराम हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए ये जो चिन्ह होता है ना, ये वाला सी, ये हमारा अल्प विराम। अल्प विराम मतलब अल्प माने थोड़ा, विराम मतलब ठहराव, ठीक है। जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है ना, वहाँ पे हमारा अल्प विराम होता है। क्या होता है, अल्प विराम होता है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए ये वाला जो है ना, ये चिन्ह, ये है अर्ध विराम। क्या होता है, अर्ध विराम होता है, ठीक। और ये जो साथियों, ये पूर्ण विराम होता है। जब क्या होता है, अगर आपकी जहाँ बात खत्म हो जाती है, जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है, यहाँ मतलब विस्मयादि बोधक है यहाँ पे, ठीक। तो हमने क्या बताया, अल्प विराम जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, ये वाला चिन्ह होगा अल्प विराम का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धविराम की, ठीक है। अर्धविराम, तो अर्धविराम वाला ये चिन्ह है हमारा, ठीक है, जहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। पूर्ण विराम जहाँ पे कोई बात जो है खत्म हो जाती है, पूर्ण विराम लगता है। और जहाँ पे मतलब किसी बात को मतलब संबोधित किया जाता है, या फिर जहाँ पे विस्मय का बात होती है, वहाँ पे विस्मयादि बोधक होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे, कह रहा है जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, रचना के आधार पर वाक्य बता दीजिए। जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य है साथियों, तो इसमें आपका है मिश्र वाक्य, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में ना कि एक जो होता है वाक्य होता है प्रधान वाक्य होगा, और एक होगा उपवाक्य, ठीक है। तो उपवाक्य जो है प्रधान वाक्य पे डिपेंड होता है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 29 में, कह रहा है सही वाक्य है, बता दीजिए सही वाक्य इसमें से क्या है। वह दंड पाने योग्य है, ठीक है, मतलब इसमें बताना है कौन सा वाक्य सही लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है वह दंड पाने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, लेने योग्य गलत हो गया है, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो दंड पाने के योग्य नहीं होगा, इसका जो सही शुद्ध वाक्य होगा ना, वह दंड के योग्य है, ठीक है, दंड के योग्य है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। और बाकी सब जो है ये क्या है, गलत है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, कह रहा है उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए क्या होगा। इसका साथियों सही अर्थ क्या होगा, मन की बात जान लेना, ठीक है, मन की बात जान लेना। ऑप्शन इसका होगा आपका मन की बात जान लेना, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यानी उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना, ठीक। अब साथियों हमारे गद्यांश के क्वेश्चन है, देखिए गद्यांश को पढ़ के यानी रीड करके हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। कह रहा घोड़ों की टापों, ठीक है, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत तो हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, ठीक है, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। आगे बात करता है, कह रहा चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से, ठीक है, गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था, इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किसने पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था, ठीक है। तो ये हमारे गद्यांश थे। अब साथियों हम क्या करेंगे, इस गद्यांश के माध्यम से जो हमारे प्रश्न दिए गए इसके उत्तर को देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, बताइए। बुढ़ापा, खांसी, सामर्थ्य या कमजोरी। भाई बुढ़िया है, ठीक है, बुढ़िया को क्या नहीं था, तो बुढ़िया को कहीं ना कहीं देखिए बुढ़ापा भी था, खांसी भी था, बताया था गद्यांश में, कमजोरी भी था, लेकिन सामर्थ्य थोड़ी ना था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अश्वारोही वहाँ क्यों आया था, जो अश्वारोही है वहाँ क्यों आया था, बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, तो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, ठीक है, जैसा कि गद्यांश में ऊपर बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, पथिक किसको कहा गया है यहाँ पे, मिर्जा को या ममता को या हुमायूं को या मुगल योद्धा को, तो किसको कहा गया है, हुमायूं को कहा गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा है हुमायूं ने कौन सा गुण था, अरे हुमायूं में कौन सा गुण था, तो हुमायूं में कौन सा गुण था साथियों, तो कृतज्ञता का था, ठीक है।
कौन सा? कृतज्ञता का। अच्छा, जो उपकार मानता है उसको हमने बताया था ना क्या कहते हैं, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार नहीं मानता उसको हम कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, तो हुमायूं में कौन सा गुण था? तो कृतज्ञता का गुण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 35 की। कह रहा है ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ठीक है, क्योंकि वह डरी हुई थी। जैसे गद्यांश में बताया था ना, वह डरी हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा है किस छंद में 6 चरण होते हैं? बताइए, बरवे में, सोरठा में, चौपाई में या छप्पे में? ठीक है, हमने देखिए एक बात आपको बताई थी, जो हमारा छप्पा होता है ये रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है। अच्छा, कैसे बनता है? ट्रिक हमने क्या बताई कि देखिए आर ओ मतलब आर ओ का पानी। ठीक है, याद करिए आर ओ का पानी। तो आर ओ का पानी कैसे करता है? छप छप करता है। ठीक है, तो छप्पा जो किससे बनेगा? रोला प्लस उल्लाला से बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि निम्न निम्न किस छंद में 6 चरण होते हैं? ठीक है, तो किस छंद में 6 चरण होते हैं साथियों? तो छप्पे में ही होते हैं आपके। ठीक है, किस में होते हैं? छप्पे में होते हैं। और हमने छप्पे के बारे में क्या बताया था कि रोला और उल्लाला के योग से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा, इसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। देखिए, जो हमने बताया आपको छप्पे जो है ना, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, जो रोला और उल्लाला के योग से बनता है हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, आर ओ का पानी छप छप करता है। अच्छा, पूछ दे कि इसमें जो प्रथम चरण है, ठीक है, प्रथम चरण में कितना? 4। ठीक है, प्रथम चरण में जो प्रथम होता है ना उसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रोला होता है तथा शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, यानी प्रथम जो 4 चरण होंगे ना ये रोला के होंगे, और बाकी जो शेष 2 बचते हैं ये उल्लाला के होंगे। 2 चरण इसके होंगे, 4 चरण इसके, टोटल 6 चरण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 और लास्ट। कह रहा मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार बता दीजिए। मुख रूपी, ठीक है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा रूपक अलंकार कैसे? देखिए, अलंकार हमने आपको पढ़ाया था, आपको ये भी बताया था। ठीक है, अलंकार के बारे में जैसे हमने आपको बताया था, एक आपका कौन सा था उसमें? अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि श्लेष का जो श्लेष अलंकार है इसका अर्थ होता है चिपकना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे अब रूपक अलंकार, क्योंकि हमसे पूछा रूपक अलंकार के बारे में। ठीक है, तो रूपक अलंकार होता क्या है? देखिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान के मध्य में अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है। मतलब ये है ना कि जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात एक समान प्रतीत होते हैं, वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होता है। उसने यहाँ पे क्या कहा था कि मुख्य रूपी चांद सा राहु भी धोखा खा गया। ठीक है, मतलब क्या उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं यहाँ पे हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हमारा है? रूपक अलंकार है। राइट।